इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आई एक्सप्लेन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कि मनी का मतलब क्या होता है। अब बारी आ गई है ये समझने की कि व्हाट इज मनी सप्लाई। देखो होता क्या है, जो हमारी सरकार और हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उनके पास एक मशीन होती है। मशीन मतलब एक प्रिंटिंग प्रेस होती है जिसकी मदद से वो जो करेंसी नोट्स है उनको प्रिंट करते हैं। ऐसे कोई स्पेशल मशीन, जैसे हमारे घर में प्रिंटर होता है, प्रिंटर से हम चीजें प्रिंट करते हैं, वैसे उनके पास एक नॉर्मल सा प्रिंटर होता है जिससे करेंसी प्रिंट होती है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ठीक है, अभी जो करेंसी हमारी सेंट्रल बैंक और हमारा गवर्नमेंट प्रिंट करता है, लेट्स से वो एक अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। क्या मतलब, ये है जी सरकार का पिगी बैंक, सरकार का गुल्लक। इसमें वो जितनी भी करेंसी प्रिंट करते हैं उसको सारी उन्होंने लेट्स से जमा करके रख ली। अब होता क्या है, सरकार जितनी भी करेंसी प्रिंट करती है, अब जरूरी तो है नहीं वो इकोनॉमी में सारी रिलीज करेगी। लेट्स से वो कहती है कि जी जितनी भी मैंने प्रिंट करी, मैं अपने गुल्लक में से इस थोड़ी सी अ पार्ट ऑफ इट आई रिलीज इनटू द इकोनॉमी, कि मतलब इकोनॉमी में ये जो इसका एक पार्ट इन्होंने निकाल दिया, स्प्रेड कर दिया, कि मतलब पैसा मार्केट में फेंक दिया। तो अब हुआ क्या, लेट्स से हम कहते हैं कि जी सरकार ने अपने पिगी बैंक में, उनके थे 100 करोड़ इनिशियली, उन्होंने 100 करोड़ वर्थ करेंसी प्रिंट करी। इस 100 करोड़ में से लेट्स से उन्होंने 50 करोड़, अप्रोक्सीमेटली हाफ, उन्होंने इकोनॉमी में रिलीज कर दी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इस 100 करोड़ और इस 50 करोड़ में से मनी सप्लाई का क्या अमाउंट है। तो जी आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं ये बताऊं कि ये जो 50 करोड़ का अमाउंट है, दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज मनी सप्लाई। भैया ऐसा क्यों, ये जो 100 करोड़ है ये सरकार ने टोटल अमाउंट प्रिंट करा, तो यही तो मनी सप्लाई होना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक है, वो क्या है, देखो हम यहां पे बात कर रहे हैं मनी सप्लाई की, नॉट मनी। ये जो 100 करोड़ है, दिस वॉज मनी, दिस वॉज नॉट मनी सप्लाई। अरे भैया क्या बोलना चाह रहे हो, इसका मतलब ये है जो सरकार जितना भी पैसा प्रिंट करती है वो तो हो गया मनी, अंडरस्टूड, बट मनी सप्लाई वो होता है जो एक्चुअली में मार्केट में सप्लाई तो हो, तुम पैसे को सप्लाई तो करो, तभी तो वो मनी सप्लाई कहलाएगा। इस 100 में से सिर्फ 50 है जो मार्केट में सप्लाई हुआ, जो इकोनॉमी में सप्लाई हुआ, हेंस दिस 50 करोड़ इज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो अब अगर हम मनी सप्लाई की डेफिनेशन देखें, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। इस डेफिनेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक एक करके समझते हैं। वो कह रहा है मनी सप्लाई इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। यहां पे पब्लिक टर्म का मतलब क्या है, ये जो पब्लिक टर्म है ये रेफर करता है मनी यूजिंग सेक्टर को। मनी यूजिंग सेक्टर में क्या आते हैं, मनी यूजिंग सेक्टर में दो प्लेयर आते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कौन, यानी कि हम, यानी कि तुम, ये जो हम सब लोग हैं हम इंडिविजुअल्स ही हैं। और कौन आते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बिजनेस फर्म्स। पब्लिक का मतलब बिजनेस फर्म्स भी है। ये जो दोनों सेक्टर हैं, बिजनेस फर्म और इंडिविजुअल, दिस इज द मनी यूजिंग सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो पैसा यूज करता है। तो भैया पब्लिक में कौन नहीं आते, पब्लिक में वो सेक्टर नहीं आते जो मनी क्रिएट करते हैं, द मनी क्रिएटिंग सेक्टर। उसमें कौन कौन आते हैं, गवर्नमेंट, बैंक्स। ये दोनों सेक्टर्स जो गवर्नमेंट और बैंक्स हैं ये पैसा बनाते हैं। ये जो भी ये जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, इनके पास जितना भी पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता, वो पैसा इंक्लूड होता है जो मनी यूजिंग सेक्टर के पास है, जो पब्लिक के पास है। हमारे एग्जाम्पल में ये जो बचा हुआ 50 करोड़ था, ठीक है, ये किसके पास था, दिस वॉज विद द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के गुल्लक में है। तो क्या ये मनी सप्लाई में ऐड होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट क्या है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर, तो उनके पास जो भी पैसा है वो मार्केट सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, वो पैसा इंक्लूड होगा जो एक्चुअली में सप्लाई में आता है। ये जो पैसा है ये तो जी सप्लाई में कभी आया ही नहीं, दिस वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ सप्लाई, हेंस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। ये जो पैसा है ये सप्लाई में एक्चुअली आता है, तो हेंस जो मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जो भी पैसा है, बैंक्स के पास पैसा हो, सरकार के पास पैसा है, वो हम ऐड नहीं करते मनी सप्लाई में। तो कहता है जी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक यानी कि इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स, ठीक है जी।
वो एक और चीज कहता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट माई कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है जी स्टॉक? थोड़ा रिवाइंड करो। जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा, शुरू शुरू में जब पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ होते हैं फ्लो, कुछ होते हैं स्टॉक। इसका क्या मतलब? फ्लो वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करे जाए। लेट्स से एक साल में मेजर करे जाए कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। स्टॉक वेरिएबल वो होते हैं जो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करे जाए, लेट्स से एक पर्टिकुलर डेट को। तो जो हमारा मनी सप्लाई वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाएगा। हम ये नहीं कहते कि 2020 में इतनी मनी सप्लाई थी, नहीं, 2020 एक साल है, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं। क्या मतलब? अगर हम कहते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी की मनी सप्लाई 50 करोड़ है, हम वो क्या कोट कर रहे हैं कि द इंडियन इकोनॉमी हैज अ मनी सप्लाई ऑफ 50 करोड़ ऑन 5 अक्टूबर 2020 लेट्स से। तो एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इकोनॉमी है उसमें कितना पैसा बह रहा है, कितना पैसा सप्लाई हो रहा है, वो होता है मनी सप्लाई। इकोनॉमी में कितना पैसा फिलहाल है इस पर्टिकुलर डेट को, 5 अक्टूबर 2020 को इकोनॉमी में जितना भी पैसा है वो होता है जी मनी सप्लाई। ये रीजन है कि वो स्टॉक वेरिएबल क्यों है। तो हमने ये समझ लिया कि जो पूरा मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट हमें अब ये भी सीखना है कि जी इसको मेजर कैसे करें। कि भाई मनी सप्लाई ये तो पता है क्या होता है, उसको मेजर करना भी तो जरूरी है। मेजर करने के लिए सरकार ने कुछ टूल्स बनाए हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने, ये जनरली काफी और कंट्रीज में भी यूज होता है। देर आर सर्टेनली 4 मेजर्स। वो क्या है? फर्स्ट इज M1, सेकेंड M2, थर्ड M3, फोर्थ M4। ये जो 4 M1, M2, M3, M4 हैं, दीज आर द 4 डिफरेंट टूल्स यूज टू मेजर मनी सप्लाई। अब तुम सोच रहे होगे एक ही चीज को मेजर करने के 4 डिफरेंट तरीके, ये क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है, ये जो चारों चीजें हैं ये मनी सप्लाई को मेजर करते हैं, बट मनी सप्लाई के अलग अलग कंपोनेंट्स को। M1 मनी सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स लेता है, M2 उससे थोड़े ज्यादा लेता है, M3 M2 जितने ही लेता है, और M4 सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स इंक्लूड करता है। तो चारों मनी सप्लाई मेजर कर रहे हैं, बट कुछ कुछ टूल्स हैं जो कुछ कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। तो चारों अलग अलग हैं। तो भैया क्या चारों पढ़ने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा है? M1। तो हमें यहाँ पे थोड़ी तो मदद हो गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ M1 मेजर ऑफ सप्लाई पढ़ना है। ये क्या है वो समझते हैं। M1 मेजर ऑफ सप्लाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, मतलब उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। M1 का सबसे पहले कंपोनेंट होता है C। C का क्या मतलब? C स्टैंड्स फॉर करेंसी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। वो क्या इंक्लूड करता है? जितने भी पेपर नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, 30 का सॉरी होता नहीं, 10 रुपीज, 20 रुपीज, जितने भी 2000, जितने भी करेंसी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक के पास हैं। यहाँ पे क्या ध्यान रखना, पब्लिक का मीनिंग मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। पब्लिक का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है, पब्लिक इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स, बेसिकली द मनी यूजिंग सेक्टर, जो लोग पैसा यूज कर रहे हैं, नॉट गवर्नमेंट, नॉट बैंक्स, ओनली एंड ओनली जो पैसा यूज करते हैं। तो करेंसी जितने भी पब्लिक के पास है, मतलब जो इंडिविजुअल्स के पास पैसा है, जो बिजनेस फर्म्स के पास पैसा है, जितना भी फिजिकल पैसा, फिजिकल कैश पड़ा है, वो सारा इंक्लूड होता है सी के अंडर, करेंसी, सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ M1। ठीक है जी। नेक्स्ट कंपोनेंट है DD। DD का क्या मतलब? इट स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स। नेट बेसिस पे आराम से समझते हैं। सबसे पहले जी डिमांड डिपॉजिट्स, ये क्या चीज है? डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो हम बैंक्स के साथ कराते हैं, हम सब इंडिविजुअल्स ही कराते हैं, बिजनेसेस भी करा सकते हैं। ऐसे डिपॉजिट्स जिनको हम जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, हम बैंक से पैसा डिमांड करके कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तुमने देखा होगा लोग चेक्स लिखते हैं, तो चेक जो है वो डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट ही पैसा विड्रॉ करते हैं। तुम सोच रहे होगे कि डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल तो दे दो भैया। डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल होता है लेट्स से सेविंग्स अकाउंट। तुम जब अपना एक अकाउंट खुलवाओगे बैंक में जाके,
तो तुम एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो। सेविंग्स अकाउंट इज अ टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट। क्या मतलब, तुम कभी भी चाहते हो तो तुम सेविंग अकाउंट में से अपने पैसे निकलवा सकते हो जितनी भी चाहते हो। और एग्जांपल दो भैया। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है करंट अकाउंट। अब जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स बनवाते हैं, करंट अकाउंट बिजनेसेस बनवाते हैं। याद रखना मैंने क्या कहा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक। फिर से पब्लिक का मतलब बोथ इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स, मनी यूजिंग सेक्टर। तो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं और यहां पे बिजनेस फर्म करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। किसके साथ? बैंक्स के साथ। अब तुम ये सोच रहे होगे कि डिमांड डिपॉजिट्स क्यों? डिमांड डिपॉजिट्स एक्चुअली आर इक्विवेलेंट टू फिजिकल कैश। मतलब ये ऑलमोस्ट कैश के बराबर ही है। ये इतने लिक्विड होते हैं, मतलब ये तुम ये मान लो कि ये फिजिकल पैसे के बराबर ही है। तुम कभी भी पैसे निकलवा सकते हो, तो इसमें कोई मतलब ऐसे नहीं कि पैसा अटक गया। अब तुम कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि भैया ये जो अमाउंट है ये तो एक्चुअली बैंक्स के साथ है, और आपने कहा था कि जो बैंक्स हैं उनके पास जो भी पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। तो यहां पे लॉजिक ये है, मैंने ये नहीं कहा डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मैंने कहा डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। क्या मतलब, ये जो पैसा है ये एक्चुअली में पब्लिक का है, हमने बस कमर्शियल बैंक के साथ डिपॉजिट कर दिया है। पैसा एक्चुअली पब्लिक का ही है, पब्लिक कभी भी इसे विड्रॉ कर सकती है और यूज कर सकती है। तो पैसा एक्चुअली में इकोनॉमी में ही घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं अटक गया हो। हेंस इट इज इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ सप्लाई। इसका एक और कंपोनेंट है तीसरा, वो क्या है? ओडी। ओडी से पहले समझाने से पहले लेट मी रेज दिस। हाँ, तीसरा क्या है? ओडी। ओडी स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट्स। किसके साथ? आरबीआई के साथ। इसमें क्या इंक्लूड होता है? डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा। अब फिर से लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि भैया आप बार बार कह रहे हो कि जो भी हमारी सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना, बट अब आपने कहा जो डिपॉजिट आरबीआई के साथ है वो इंक्लूड कर दो। यहां पे ध्यान देने की बात है, हमने यहां कहा डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ। हमने ये नहीं कहा कि वो आरबीआई के डिपॉजिट्स हैं। आरबीआई ने डिपॉजिट रखे हुए हैं किसी और के बिहाफ पे, वो एक्चुअली है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स या डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ अदर फॉरेन गवर्नमेंट्स, या जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनके डिपॉजिट्स है, आरबीआई के डिपॉजिट्स नहीं है। वर्ल्ड बैंक के डिपॉजिट हो सकते हैं, IMF के हो सकते हैं। तो ये जो सारे डिपॉजिट्स हैं ये एक्चुअली में मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि मनी बह रहा है, मनी कहीं अटका नहीं हुआ। अब जो आरबीआई है उसके साथ कुछ और लोग भी डिपॉजिट कराते हैं। लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई के साथ डिपॉजिट कराती, क्या वो इंक्लूड होता? नहीं होता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का पैसा जो है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। लेट्स से कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स अपना डिपॉजिट कराते आरबीआई के साथ, क्या वो इंक्लूड होता? नहीं होता, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स है वी कैन नॉट इंक्लूड, बिकॉज वो जो पैसा है वो मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर का है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं विच आर इंक्लूडेड इन ओडी, यानी कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब जो M1 मेजर ऑफ सप्लाई है इट इंक्लूड्स ऑल थ्री। इट इज बेसिकली सी, करेंसी जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स जो पब्लिक ने कराए हैं कमर्शियल बैंक्स के साथ, प्लस अदर डिपॉजिट्स विच आर हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। ये होता है जी M1 मेजर ऑफ सप्लाई। सिंपल सीधा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैं बस याद क्या करना है, C प्लस DD प्लस OD, और फुल फॉर्म्स तुम्हें अपने आप पता लग जाएंगे। दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।